परिंदों को मिलेगी एक दिन उनकी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही शख्स रहता है खामोश अक्सर, ज़माने में जिसके हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नवजोत सिंह है। मैं जम्मू कश्मीर के जम्मू ज़िले के अखनूर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अखनूर से ही हुई है। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग जम्मू यूनिवर्सिटी से की है। मेरे पेरेंट्स दोनों अध्यापक हैं। मेरा छोटा भाई मेजर अभिनंदन सिंह आर्मी के बाद अभी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ है, और मेरी छोटी बहन जम्मू कश्मीर हेल्थ सर्विसेज में एक डॉक्टर के पद पे कार्यरत है। मैं फॉर्मर ऑफिसर हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो का। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम भी 2 बार क्वालिफाई किया था। उसके बाद 4 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद मैंने एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, जो यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। आज मैं आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर ईपीएफओ की स्ट्रैटेजी और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम यूपीएससी हर 2-3 साल में एक बार कराता है। ये एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है कि हर साल होगा, तो इसीलिए जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप दोनों हाथों से इसको ग्रैब करना चाहिए। ये एक रेप्यूटेड जॉब है जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी के साथ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का बहुत अच्छा एक अवसर मिलता है। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द स्ट्रैटेजी ऑफ द एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम देखिए टू स्टेज एग्ज़ाम है। इसका फर्स्ट स्टेज एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है जिसमें 120 सवाल होते हैं डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड, और सेकंड स्टेज इंटरव्यू स्टेज होती है। तो देखिए हम पहले फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेज इसमें मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो सिलेबस है, और सेकंड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेट करूंगा, और थर्ड जो पर्टिकुलरली जो इस जॉब के प्रोफाइल से डील करता है, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड हैं, कुछ लेबर लॉज हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। तो इन तीनों को हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिविल सर्विसेज वाला। तो देखिए, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंपोनेंट काफ़ी आसान होने वाला है। इसमें पॉलिटी जैसे हमने पहले भी देखा है, उसको आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है। स्पेक्ट्रम के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी आपकी वहाँ से, और इकोनॉमी थोड़ा अच्छे से इसमें करना पड़ेगा आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रुनाल सर की जो किताब है, जो उनके कंपाइलेशंस हैं, और उनकी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। इकोनॉमी के बाद ये 3 कंपोनेंट्स मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस करने चाहिए। ज्योग्राफी और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी आप पढ़िए, लेकिन उन पे इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये मोटा मोटा रहा आपका जो जनरल स्टडीज़ जो आपका यूपीएससी से रिलेटेड है। इसके साथ ही अगर हम करंट अफेयर्स को ऐड कर दें, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए आजकल ट्रेंड पूरा चेंज हो रहा है। अब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स आपने देखे ही होंगे, उसमें ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आपको एक डिटेल्ड और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की बहुत आवश्यकता रहेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है या उसका एनुअल कंपाइलेशन है, आप वो ज़रूर रेफ़र करें। या और भी कोई आपको अगर मैगजीन पसंद है, तो मैं किसी कोचिंग को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो रेफ़र किया था तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप किसी भी कोचिंग की कोई भी आपको बुकलेट मंथली कंपाइलेशन मिलती है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप डेली भी करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। डिफरेंट पोर्टल्स डेली न्यूज़ अपलोड करते हैं, तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बना लें तो वो आपको एंड में रिवीजन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपका जीएस और करंट अफेयर्स हमने देख लिया। अगर हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आएँ, तो देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, और इसके साथ ही इंग्लिश। देखो, क्वांट के लिए अगर आपका बैकग्राउंड है फिर तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके नंबर क्योंकि फाइनल रिजल्ट में काउंट होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी ला पाएँ वो अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, जो थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनको एक आरएस अग्रवाल सर की किताब आती है, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको जो सीसैट के बारे में, क्वांट के बारे में आपको पढ़ाते हैं, तो आप उनको ज़रूर रेफ़र कीजिए। बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपने गलतियों से सीखिए, उनको इम्प्रूव कीजिए और एक्यूरेसी ज़रूर बढ़ाइए। इसके साथ अगर इंग्लिश की बात करें, देखिए इंग्लिश एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें आप कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो चीज़ शायद आपको हेल्प करे। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं उसमें, तो आप उनको रेफ़र कीजिए, नोट डाउन कीजिए, रिसर्च कीजिए, और ट्राई टू एक्सपैंड द विड्थ ऑफ योर रीडिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न तरह की किताबें पढ़ें, फिक्शन हो गई, नॉन फिक्शन हो गई, आप उनसे नए नए वर्ड सीखिए, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए। और अगर ग्रामर की बात हम करें तो ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन की किताब है, वो आप रेफ़र कीजिए।
सेलेक्टिवली कीजिए। देखिए, आप एक दूसरा तरीका भी है रिवर्स इंजीनियरिंग का, जो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ, जो एस्पिरेंट्स मेरे से पूछते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इंग्लिश और मैथ दोनों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो भी सवाल आप नहीं कर पा रहे हो, आप उनका सोल्यूशंस चेक कीजिए और फिर इनको रिजॉल्व कीजिए, उनको नोट कर लीजिए। इसी तरह देखिए, इंग्लिश के कितने ही वर्ड्स आप रट लोगे, एक लिमिट होती है। तो आपने उस तरह से एक सेलेक्टिव अप्रोच लेके चलना है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, और जो अच्छे आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं तो वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जीएस था और क्वांट और इंग्लिश था, यहाँ से आपके 80 से 85 सवाल आपके आएंगे। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 70 सवाल कोशिश करनी है कि आपके ठीक हो जाएं। आपको एक्यूरेसी हाई रखनी है यहाँ पे। अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो देखिए, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक कंपोनेंट हो जाता है। जनरली जो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं इस कंपोनेंट को लेके, तो उसके लिए देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जहाँ तक बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आप ट्रेड यूनियंस के बारे में पढ़ लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ लीजिए, और जो भी नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं उनको आप कोई भी एक सोर्स में, कोई सोर्स का नाम यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि आप किसी भी सोर्स से पढ़ें, आप उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको एग्जाम में मल्टीपल रिविजन्स करने में हेल्प करे। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। फिर आप देखिए, अगर हम लेबर लॉज की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया था 4 लेबर कोड्स बनाना है, तो 29 आपके लेबर लॉज थे, उनको इंटीग्रेट करके 4 लेबर कोड्स जो बनाया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड अदर एक्ट्स। तो वो आप एक काम कीजिए, उन दोनों को पढ़िए, उनके भी शॉर्ट नोट की बनाइए। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे जैसे कुछ चीज़ होती है जो हम मिस कर जाते हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए, सोशल सिक्योरिटी बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है। इसमें हमें 2 कंपोनेंट से देखते हैं इसको। एक तो हो गई जो स्कीम्स हो गई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे इंपॉर्टेंट वंस को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अटल पेंशन योजना हो गई, उसमें आप उसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कितना प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे कितनी एज तक वो वैलिड होता है, जैसे अटल पेंशन का 18 to 40 तक आप वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसी तरह जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो ये योजनाएं आप एक काम करना चाहिए आपको, इनके भी बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इस तरह से आपका ये सोशल सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट भी कंप्लीट होगा। साथ में आपको ये करना चाहिए कि जो ईपीएफ है, जैसे तो ईपीएफ से रिलेटेड जो भी डेटा है, आप उसके ईपीएफ की वेबसाइट पे जाइए, आप उनकी जो मेजर 3 स्कीम्स हैं, ईपीएफ एक्ट आपका जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, आप उसको रेफर कीजिए। उसकी 3 मेजर स्कीम्स के आपको सारे प्रोविजंस पता होनी चाहिए। जैसे 1952 का एक्ट है जो प्रोविडेंट फंड के लिए प्रोवाइड करता है, 1976 वाला एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करता है, और जो 1995 वाला है वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। तो आप इनके सारे प्रोविजंस जो मेन है वो नोट कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए। इसके साथ ही इंडिया एयरबुक का एक चैप्टर है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से डील करता है, मैं सजेस्ट करूंगा आप वो भी पढ़ें। उसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, वो सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये हमने बात की बेसिकली टू प्रिपेयर अबाउट द एग्जामिनेशन। आप ज़्यादा फोकस भी ना कीजिए इस पर। और जहाँ तक एक अकाउंटिंग का सेक्शन छूट गया था, अकाउंटिंग के लिए क्या कीजिए, आप 11th और 12th की एनसीईआरटी ज़रूर रेफर करें। तो उस एनसीईआरटी को रेफर करके आपका एक अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप उसका जो बहुत आसान सवाल आते हैं इसमें आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके आप पूरा ये अपना मल्टीपल रिविजन्स के साथ मॉक टेस्ट लगा के आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जो वो इंटरव्यू स्टेज है। तो इंटरव्यू स्टेज में देखिए, आपको 2-3 सेक्शंस में मैं इसको आपको डिवाइड करके समझाता हूँ। पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोफाइल। वो आपको जैसे DAF भरवाते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपकी हॉबीज़ हो गई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपका स्टेट हो गया, आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो गया। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि इट इज़ अ प्रोफाइल ऑफ योर लाइफ। आपने ज़िंदगी भर किया क्या है, ये उस पर निर्भर करेगा कि आप वहाँ पे डैफ में क्या भरा है आपने, और उसी में सवाल आपको पूछे जाएंगे। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ऐसे मत भर दीजिए भरने के लिए ही कि मैंने ये हॉबीज़ लिख देनी है। इवन इफ खाली छोड़ के जाएं कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज़ जस्ट दैट यू शुड नॉट ब्लफ। देखिए, इंटरव्यू एक ऑनेस्टी डिमांड करता है, इंटेग्रिटी डिमांड करता है। वी डोंट नीड ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट हु आर नॉट ऑनेस्ट, हु डू नॉट हैव इंटेग्रिटी। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ टू अपहोल्ड योर वैल्यूज़ ऑफ मोरालिटी, इंटेग्रिटी, और ब्लफ मत कीजिए इंटरव्यू बोर्ड में। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो नो कहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं इंटरव्यू पैनलिस्ट्स। तो इसी तरह आप एक अच्छे से तैयारी करके जाइए। जो जॉब से रिलेटेड, जैसे लेबर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट, लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट चेक कीजिए, और ओवरऑल करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए। इस तरह से आप अगर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अच्छे से, मुझे लगता है आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, और यकीनन आप
इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और जैसे ये एग्ज़ाम का प्रोफाइल है उसकी अगर हम ब्रीफली अगर बात करें तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं, या इनफैक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, उनको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ आपका EPF एक्ट अप्लाई होता है। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप एस्टैब्लिशमेंट्स में जाएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ जाके इंस्पेक्शन करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे कि कैसे लोगों को, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको उनके जो ड्यू बेनिफिट्स हैं, ड्यू राइट्स हैं, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें। मेरी शुभकामनाएं आपसे। और एक कविता के साथ हम फिर से एक कंक्लूड करना चाहेंगे इसको, जिससे आपको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम बहुत लंबा है, इसमें आपको मोटिवेशन भी उतनी ज़रूरी है जितना आपके लिए पढ़ाई। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 16 घंटे पढ़िए आप, और ऐसा भी नहीं है कि 4 घंटे पढ़िए। आप एक बैलेंस बनाइए, एक्सट्रीम्स में मत जाइए। 7 से 8 घंटे रेगुलरली अगर आप पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो नहीं क्लियर होगा। तो एक कविता है जो अमिताभ बच्चन जी काफ़ी बार बोलते हैं, मुझे बहुत प्रिय है वो, तो मैं उस कविता से अपने इस वाक का अंत करूँगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल क्वालिफाई द एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।